नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आज राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से हो सकती है, जिसमें वे ललित मोदी विवाद पर अपनी सफाई दे सकती हैं। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ललित मोदी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सफाई भी दे सकती हैं। और आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है और इसी बीच बैठक में क्या चर्चा हुई है उस पर अभी आना बाकी है। और इसी बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ललित मोदी विवाद पर भी पीएम मोदी पे उन्होंने पीएम मोदी से इस बारे में अपनी सफाई दी है। जो ललित मोदी विवाद है उस पर अपनी सफाई दी है कि नहीं, इस पर अभी चर्चा का कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल नीति आयोग की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो पहले बात कह रही थी, अब वो पूरी बदल गई है। पहले तो कहा था कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है ललित मोदी के पक्ष में, उसमें उनके दस्तखत नहीं है और मीडिया में उनके दस्तखत शुदा वो डॉक्यूमेंट सामने आ गया तो उसमें फिर बात समाप्त हो जाती है। अब वो चाहे जिससे मिले, आज अमित शाह से मिल रही हैं, कल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से मिलेंगी, तो अपने पाप को कहां तक धो पाएंगे। जिन्होंने 10 रुपए के शेयर 96,000 रुपए में खरीदे बेचे, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बाद भी पद पर बनाए रखती है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कल भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय उन अटल बिहारी जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों या आदरणीय दीनदयाल जी हों, उनके उन सिद्धांतों का कल अंतिम संस्कार मोदी जी की भाजपा ने कर दिया। पार्टी विद द डिफरेंस। आज विभिन्न अखबारों में समाचार कुछ इस प्रकार का था कि शायद ललित मोदी को रेड कॉर्नर नोटिस इशू करके बुलाया जाएगा। हम लोग सब लोग इसके पक्षधर हैं। जिस तरह नई नई जानकारी आ रही, रोज नए नए ट्वीट हो रहे हैं, नए नए नाम आ रहे हैं, तो एक बार इस देश को सत्यता पता होनी चाहिए। और मैं सरकार से कहूंगा कि ललित मोदी को जरूर देश में बुलाया जाए, जिससे सत्यता साबित हो सके और देश के सामने सच्चाई दिखाई दे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को पेट और सीने में संक्रमण के कारण शुक्रवार रात 8 बजे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुलायम सिंह यादव का इलाज डॉक्टर सुशील कटारिया की देखरेख में हो रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव को रूटीन जांच के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां जांच के बाद उनको छुट्टी दे दी गई थी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने भी सेना और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण 4 धाम की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी आज मौसम खराब रहने का अनुमान है। खराब मौसम की वजह से 4 धाम की यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया था। वहीं अगर आज मौसम कुछ ठीक हुआ तो यात्रा को फिर से शुरू किया जा सकता है। केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मंदाकिनी नदी पर बना हुआ एक महत्वपूर्ण पुल गुरुवार शाम भारी बारिश के चलते बह गया। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा है कि 4 धाम की यात्रा पर आए लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा 1 जुलाई से शुरू किए जाने वाले जनसंपर्क अभियान पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने निशाना साधा है। सुखबीर ने निशाना साधते हुए कहा कि जनसंपर्क अभियान की जगह उन्हें पश्चाताप अभियान शुरू करना चाहिए, ताकि वे अपनी सरकार के समय की गई गलतियों का पश्चाताप कर सकें। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के चलते 1 जुलाई से जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है।
है और ये अभियान 18 दिनों तक 18 हलकों में चलाया जाएगा। यात्रा शुरू कर रहे हैं जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? पश्चाताप यात्रा पश्चाताप करने लगे, इतने साल नहीं आया। फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक बाप ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया है और उसके बाद खुद को फांसी लगाकर खुद भी आत्महत्या कर ली है। घटना ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की है, जहां बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से मृतक की उसकी पत्नी के साथ कहासुनी चल रही थी, जिसके चलते मृतक ने एक घिनौना कदम उठा लिया। वहीं पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि हरियाणा पुलिस के एएसआई पर मौत से पहले मारपीट का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने फिलहाल इसमें मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का है ये मामला, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की है, जहां बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से मृतक की उसकी पत्नी के साथ कहासुनी चल रही थी, जिसके चलते मृतक ने यह घिनौना कदम उठाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रुपेश बंसल। रुपेश, फरीदाबाद में ये जो घटना सामने आई है, जिसमें एक पिता ने अपनी ही बेटी को जहर दे दिया है, तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास? दीपिका, जो अभी तक की जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार जो ये मृतक पिता है, इसने पहले अपनी बेटी को जहर दिया है। जहर देने के बाद जब बेटी की मौत हो गई है, उसके बाद खुद इसने फांसी लगा ली है। जहां तक अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार जो ये मृतक पिता है, ये काफी समय से इसकी और इनकी पत्नी की आपस में दखल चल रही थी, आपस में मनमुटाव चल रहा था और इनके खिलाफ महिला जो इनकी पत्नी है, उन्होंने पुलिस में शिकायत दी हुई थी और उस शिकायत के आधार पर ही जो पुलिस वाला है, जिसका इन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है, वो रोजाना इसको तंग करता था और बताया जा रहा है कि पुलिस वाले के उसी तंग से परेशान होकर इसने पहले अपनी बेटी को मारा है और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की। जी रुपेश, अगर बात करें सुसाइड नोट की, तो जैसे कि उसमें लिखा गया है कि एएसआई पर जो है मौत से पहले मारपीट का जो आरोप लगाया गया है, तो उस पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है उसको लेकर? दीपिका, जहाँ तक सुसाइड नोट की बात करें, पुलिस की सिर्फ अभी इतना कह रही है कि सुसाइड नोट मिला है, लेकिन सुसाइड नोट में कितना और क्या लिखा गया है, पुलिस वाले को कितना दोषी करार दिया है, उसके ऊपर जो पुलिस विभाग है अभी चुप्पी साधे हुए। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती का भी एक प्रयास कर रही है। जी रुपेश, अगर बात करें मृतक के परिजनों की, तो उनका इस बारे में क्या कहना है? परिजनों का अभी सीधा जो परिजनों का वही आरोप है कि वो पुलिस वाले ने उसको इतना ज्यादा परेशान कर रखा था कि उसको सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ा है और उनका ये कहना है कि मुख्य दोषी या तो मृतक की पत्नी या पुलिस वाला है। जी रुपेश, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फरीदाबाद में ये जो घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया है और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की है, जहां पिछले 1 साल से मृतक की उसकी पत्नी के साथ कहासुनी चल रही थी और इसके चलते उसने यह घिनौना कदम उठाया। वहीं अगर बात करें सुसाइड नोट की, तो वो भी बरामद हुआ है मौके से और इस सुसाइड नोट में हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी पर मौत से पहले मारपीट का आरोप लगाया गया है। सुसाइड नोट में फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। करनाल के जनकपुरी में चोरों ने एक मकान में सेंध लगाई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरों ने मकान में घुसकर ताले तोड़कर 10 तोले सोने चांदी के जेवरात और 35,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोई बात नहीं, आप मिलने चाहिए। सुबह आए हम 5:30 बजे, आकर देखा तो मैंने गेट खुला पड़ा, सारे दरवाजे खुले,
वो ये जो डब्बी थी कड़ों की, ये दहलियों में पड़ी थी दरवाजे में। क्या क्या ले गए, कितना सामान था? सामान एक कड़ों की जोड़ी है मेरी बेटी की, सोने का सेट है, और जी 2-3 जोड़ी सोने की टॉप्सों की हैं, और मेरे जमाई की एक चैन है, 2 गुंथियाँ हैं, एक टोपस है उनके भी। टोटल कितने तोड़ा बनता है? अब आप देख लीजिए कितना बनता है। ये चोरी के बारे में सूचना मिली थी कि सुमित्रा देवी के मकान में जनकपुरी में चोरी होगी, जिस पर मैं यहाँ आया हूँ मौका मुलाजा किया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, जैसे भी आगे तलाश जारी। कितना सोना बता रहे हैं? ये तकरीबन 8-10 तोला सोना। सिरसा में कल देर रात गांव मोरीवाला के पास एक कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार डबवाली शहर थाना प्रभारी अनिल कुंडू की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अनिल करनाल के रहने वाले थे और अनिल देर रात मधुबन में एक दिन की ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। तभी एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी, जिसके बाद गाड़ी के आगे एक बैल आ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर दीवार में जा लगी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा मामले की जांच शुरू कर दी है। ਇਹ ਜੀ 1:30 ਵਜੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਡੰਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੱਡੀ दीवार बार टप कर गई। जो अनिल कुंडू सिटी डब्बावाली से मधुबन एक दिन के कोर्स पे जा रहे थे। जब ये मोरीवाला पहुंचे तो एक अननोन गाड़ी इससे टकराई और इनकी गाड़ी आगे एक सांड से टकराई और सांड से टकराने के बाद ये दीवार में गाड़ी फिर आगे जाकर दीवार से टकराई और इनकी मौके पर ही डेथ हो गई। यमुनानगर के विष्णुनगर स्थित रेलवे ट्रैक के समीप 12 वर्षीय नाबालिग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि यह नाबालिग कौन थी और यहां कैसे पहुंची, इसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। जब नाबालिग का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला तो वहां लोगों की भीड़ लग गई। वहीं नाबालिग की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि इस मामले की जब रेलवे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं नाबालिग के बारे में जब लोगों से पूछताछ की गई तो लड़की के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया। लिहाजा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। ये वर्कशॉप जगाधरी के बीच विष्णुनगर के पास ट्रैक से है। ये 2 सवेर कटी हुई है। इसकी उम्र 12-14 साल। कपड़े हैं उसके, एक चुन्नी है लाल हरी, दूसरा खाकी रंग की कमीज सलवार है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बयान पर राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा ने पलटवार किया है। बत्रा का कहना है कि अनिल विज का जो पार्टी में जो कद है उनके मुताबिक उनको जिम्मेवारी नहीं मिली है और अब वह इस तरीके कांग्रेस के खिलाफ बयान देकर अपना दर्द छिपा रहे हैं। उन्होंने विज पर कांग्रेस पर कीचड़ उछालकर खुद को नेता साबित करने का आरोप लगाया है। हालांकि बत्रा ने कहा कि वह खुद व्यक्तिगत तौर पर इमरजेंसी के समर्थक नहीं है, लेकिन इसके लिए हालात देखने पड़ते हैं। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता रण सिंह मान ने कहा कि अनिल विज बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं। मान ने कहा कि भाजपा के शासन में अघोषित इमरजेंसी है और भाजपा के ही नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इसे माना है। इसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद अनिल विज को अपनी अंदर का दर्द छिपाने के लिए कांग्रेस को तानाशाही कह रहे हैं। जो उनकी पार्टी में उनका स्थान है उस स्थान को वो अपना कर नहीं सकते। उस स्थान के रहते हुए वो अपना काम पूरा कर नहीं रहे और कांग्रेस पे कीचड़ डालकर
वो अपना राज करना चाहते हैं और अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में है घोषित इमरजेंसी है और इसकी पुष्टि लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं और सेंटर में मिनिस्टर्स भी हैं, उनके अंदर से आज यदि कोई पूछे तो वो जिस बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं वो इमरजेंसी से भी बुरी है। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में हम दावे के साथ कहते हैं कि आज अदना सा भी कांग्रेसी यदि कोई फील्ड में जाएगा तो लोग उसका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो सरकार है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की वो डपोर संघ साबित हुई। वो बोलती बहुत है, करती कुछ भी नहीं है, और यदि करती है तो हमेशा जनविरोधी काम करती है। भाजपा ने इमरजेंसी के 40 साल पूरे होने के चलते 26 जून 2015 को काले दिवस के रूप में मनाया। इसी के चलते चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब भाजपा के पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए अपने उस समय के जेल में बिताए दिनों को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि भाजपा का विजन सिर्फ देश का उत्थान करना एवं देश को पूर्ण रूप से तरक्की के पथ पर अग्रसर करना है, जिसके चलते भाजपा पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही है। देश को मजबूत करना, जनता को मजबूत करना, जीडीपी 5.3% से 7.3% तक पहुंचाया देश में, और इकॉनमी को रेल पे वापस आया। दुनिया में भारत का प्रतिष्ठा बढ़ गया और आज दुनिया से लोग आके भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो रहे, और देश में भी प्रदेशों को साथ लेकर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे। कांग्रेस वाले का जो कहते हैं ना, उसको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई सीरियसली लेता नहीं। आप भी सीरियसली मत लीजिए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन से संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने चंडीगढ़ सहित हरियाणा के 10 डिपुओं पर धरना प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ डिपो पर धरने की अध्यक्षता चंडीगढ़ डिपो के प्रधान बलबीर जाखड़ ने की। जाखड़ ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों ने लंबा आंदोलन छेड़कर निजीकरण का विरोध जताया था और सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे, परंतु वर्तमान सरकार भी उन्हीं की नीतियों पर चल रही है। जाखड़ ने कहा कि हरियाणा के परिवहन मंत्री के रोडवेज के निजीकरण को लेकर आ रहे बयानों से रोडवेज कर्मचारियों में नाराजगी है और अपनी मांगों को लेकर 2 जुलाई को महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा से जवाब तलब करने के लिए हरियाणा भर से सैकड़ों कार्यकर्ता और पद अधिकारी चंडीगढ़ सेक्टर 17 स्थित कार्यालय पर मास डेपुटेशन के रूप में पहुंचेंगे और यदि अधिकारियों का रवैया हठधर्मी रहा तो आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। जाखड़ ने कहा कि यूनियन द्वारा गत वर्ष 16 दिसंबर को मांग पत्र परिवहन मंत्री राज्य मंत्री व महानिदेशक को सौंपा गया था, लेकिन ना तो मंत्री जी द्वारा और ना ही अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान दिया गया। जो आज प्रदेश में दूसरे चरण में यानी 10 डिपो में धरने दिए गए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की वायदा खिलाफी है घोषणा पत्र में दिया गया था, और उसके उपरांत जैसे ही सरकार बनी है तो सरकार ने घोषणा की थी कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन उसके उपरांत निजीकरण के यानी प्रश्नों के ऊपर सरकार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे यानी वर्तमान में जो हमारे परिवहन मंत्री जी के लगातार बयान आ रहे हैं कि कहीं वो अपना किलोमीटर स्कीम के ऊपर बस लाने की बात है, कहीं नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात है, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, और उसके उपरांत भी अपना सरकार इन हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं हुई तो हम एक जनता को साथ लेकर के बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर मुकेश अंबानी, सत्य नडेला, साइरस मिस्त्री व अजीम प्रेमजी सहित उद्योग जगत के दिग्गज मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस अवसर पर मोदी जहां भारत के
डिजिटलकरण के बारे में सरकार का खाका रखेंगे। वहीं उद्योग जगत की उक्त हस्तियां डिजिटल क्रांति को आम लोगों तक पहुंचाने के बारे में अपनी राय पेश करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री व विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी इस अवसर पर प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर भारतीय ग्रुप के चेयरमैन सुनील मित्तल व अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी सहित अन्य उद्योगपतियों के भी उपस्थिति होने की संभावना है। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।